दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि आज हम आपके बीच में ज्योग्राफी के क्रम को कंटिन्यू किए हुए हैं और मैं बता दूं कि हमारी पिछली जो क्लास थी, जो पिछला वीडियो था, वह भारत में वस्त्रों उत्पादन के दृष्टिकोण से था और ज्योग्राफी का वीडियो संख्या 32 था, अर्थात 32 था। और उसमें मैंने आपको जो बताया था वह भारत में वस्त्रों उत्पादन से संबंधित जो वस्त्र हैं उसमें आपके वस्त्र की संख्या को लेकर हमने कपास से जो बनने वाली सूती वस्त्र है उस पर आधारित वीडियो को मैंने रखा था, उस पर आधारित क्लासेस को रखा था। जबकि मैंने यह बताया था कि भारत में और भी जो वस्त्र हैं उसमें ऊनी वस्त्र से लेकर रेशमी वस्त्र तक और जूट वस्त्र से लेकर कालीन वस्त्र तक, यानी 5 वस्त्रों के बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा कल किए हुए थे। और आज हम कालीन वस्त्र से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कालीन वस्त्र के रूप में सिर्फ मैंने ये बताया था कि कालीन वस्त्र के मामले में हरियाणा आज वर्तमान में भारत का अग्रणी प्रदेश बना हुआ है और उत्तर प्रदेश की स्थिति अब दूसरी हो चुकी है। वहीं से हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि दोस्तों कालीन जो उद्योग है वो सामान्य तौर पर सजावटी सामानों को बनाने के लिए, खासकर कालीन जो फर्श पर बिछाए जाते हैं उसके उपयोग के लिए, या इस प्रकार किसी और भी डिजाइनिंग वस्त्रों को बनाने के लिए भी कालीन का उपयोग किया जाता है। यह कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है और उसके अंतर्गत हमारे समाज के कुछ बुनकर जुड़े हुए होते हैं और उनके माध्यम से हम कालीन वस्त्रों के उत्पादन को कर पाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि कालीन उत्पादन को लेकर पहले तो प्रश्न जो पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि कौन सा प्रदेश कालीन उत्पादन में अग्रणी प्रदेश है। तो इस समय तो हरियाणा है, जबकि कुछ दिन पहले और लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की स्थिति इसमें पहले स्थान पर थी। दूसरा इसमें प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि कालीन उद्योग से संबंधित शहर भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। हम इसके पहले कि आप आगे बढ़ाएं वीडियो को, आप हमारे व्हाइट बोर्ड पर बनी हुई जो भारत के मैप है उसको एक बार देख लें और दोस्तों इससे ये एनालिसिस कर लें कि हम राज्य आधारित जो मैप बनाए हैं उसी मैप में मैं राज्यों को भी इंडिकेट करूंगा कि कौन सा राज्य सामान्य तौर पर किस वस्त्र के लिए अग्रणी प्रदेश बना हुआ है। दोस्तों इसमें हम, यह हरियाणा है राज्य और ये यूपी है। इन दोनों राज्यों को हम कालीन वस्त्र के रूप में आगे दिखा रहे हैं और इंडिकेट हमने किया आपको कि यह कहां पे आपको कवर करने हैं, ये कहां पे आपको ले जाने हैं। और इसी आधार पर हम उत्तर प्रदेश हरियाणा को कवर करते हुए बता रहे हैं कि ये जो कालीन का उद्योग है यह हरियाणा पहले नंबर पे और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कालीन से संबंधित जो शहर हैं या कालीन से संबंधित जो नगर हैं, वह कौन ऐसे शहर और नगर है जो अग्रणी है कालीन के वस्त्रों को बनाने के लिए या कालीन उत्पादन के लिए। तो उसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उसमें उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर शहर, भदोही शहर, गोपीगंज, आगरा, ये सभी नगर या शहर उत्तर प्रदेश से कालीन उत्पादन में अग्रणी शहर माने जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों पानीपत, सोनीपत जैसे शहर हरियाणा के अग्रणी शहर हैं जो कालीन उत्पादन में अग्रणी माने जाते हैं या सबसे आगे माने जाते हैं। दोस्तों ये तो दोनों प्रदेश हो गया, जबकि और भी कुछ शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, ये राजस्थान के शहर हैं जो आपके अग्रणी हैं कालीन उत्पादन के क्षेत्र में। उसी प्रकार से दोस्तों दानापुर जो बिहार में है वह भी कालीन उत्पादन को लेकर एक अच्छा शहर माना जाता है, एक अच्छा नगर माना जाता है। इस बात का भी उल्लेख आपके बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो कालीन से संबंधित हमारे वस्त्र उद्योग के क्षेत्र थे जिस पर सामान्य तौर पर प्रश्न आपसे यही पूछे जाते हैं कि कालीन उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है। दूसरा अगर हम देखते हैं दोस्तों तो दूसरा हम ऊन उत्पादन को लेकर देखते हैं। ये दूसरा ऊन उत्पादन, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि ठंडी के दिनों में
ऊन के वस्त्रों की बिक्री बढ़ जाती है, ऊन वस्त्रों के डिमांड बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान देना ये होगा कि भारत में ऊन के उत्पादन की स्थिति क्या है और भारत का कौन सा राज्य है जो ऊन उत्पादन में अग्रणी भूमिका में है। दोस्तों मैं बताऊं कि आपको 2 से 3% अगर विश्व स्तर पर बात करें तो भारत 2 से 3% ऊन उत्पादन के साथ दुनिया का 7वां बड़ा ऊन उत्पादक देश बना हुआ है। आप याद रख लेंगे कि ऊन के मामले में भारत का स्थान इस समय 7वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत 7वां बड़ा देश है। यानी कि दोस्तों 7वें नंबर पर हम विश्व बिरादरी में हैं। हालांकि हमारी जो भूमि है, जो स्थल है, वो अभी 2.4 विश्व भूमि क्षेत्र का 2.4 के साथ 7वां बड़े देश के रूप में हम भूभागीय देश हैं। जबकि इसी प्रकार से 2 से 3% के उत्पादन के साथ ऊन दुनिया में 7वां बड़ा उत्पादक देश के रूप में भारत बना हुआ है। तो दोस्तों हम इस स्थिति को देखते हुए जानने का यह प्रयास करेंगे कि ऊन के मामले में अग्रणी प्रदेश कौन है। तो ऊन के मामले में अग्रणी प्रदेश है, वो प्रदेश है राजस्थान। पिछले दिनों पंजाब की स्थिति इसमें सबसे अच्छी हुआ करती थी। अब राजस्थान ऊन उत्पादन में पहले नंबर पर पहुंच गया है। और आप देख रहे हैं हमारा ये वीडियो तो आपको पता चलेगा कि ये पंजाब है और ये राजस्थान है। इन दोनों की भूमिका हम अगर दर्शाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह दर्शा दें तो आपको समझ में आ रही होगी कि हम क्यों ऊन इधर लिखे हैं। हम इसलिए इधर लिखे हैं क्योंकि पंजाब और राजस्थान को दिखाना है, जिसमें हम आपको ऊन के अग्रणी प्रदेशों के रूप में आपको दर्शा रहे हैं। दोस्तों एक बात जो प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ऊन की अच्छी वैरायटी कौन सी होती है। ध्यान रखेंगे, ऊन की अच्छी वैरायटी में 3 वैरायटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें एक होती है, मैं यहां लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग नोट कर लेंगे। एक पश्मीना, ये बकरी की वैरायटी है। बकरी जो होती है पश्मीना, उससे अच्छी वैरायटी की ऊन निकलता है। फिर दूसरा है अंगोरा। ये दोस्तों अंगोरा ये खरगोश की बिरादरी है, खरगोश है, इससे भी अच्छी ऊन निकलती है। और तीसरा है मेरीनो। दोस्तों मेरीनो एक भेड़ है और इस भेड़ से भी अच्छी ऊन और बेहतर ऊन बनाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो भेड़ है यह मेरीनो नामक ऊन उत्पादित करता है। पश्मीना बकरी है वो पश्मीना नामक ऊन उत्पादित करती है। और अंगोरा जो खरगोश है वो अंगोरा खरगोश नामक ऊन उत्पादित करती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एक लाइन में अगर इसे मैं कहूं कि पश्मीना बकरी से पश्मीना ऊन, अंगोरा खरगोश से अंगोरा ऊन और मेरिनो भेड़ से मेरिनो ऊन, इन तीनों को ठंडी में मिला लीजिए तो बिल्कुल ठंडी को दूर भगा लीजिए। दोस्तों ये कोड आपको याद रहेगा तो निश्चित तौर पर इन तीनों ऊनों के बारे में आप खूब अच्छे से जान पाएंगे और निश्चित तौर पर आने वाले प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे। तो ये 3 ऊन की अच्छी वैरायटी है और तीनों पर प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो यही ऊन की अच्छी स्थिति मानी जाती है, जिसमें ज्यादातर यानी 60% से ऊपर ऊन, 60% याद रखिएगा, 60% से ऊपर ऊन राजस्थान और पंजाब राज्य ही मिलकर उत्पादित कर रहे हैं। जिसमें पंजाब का लुधियाना, जालंधर और जो कह सकते हैं कि अमृतसर, ये सभी अच्छे नगर हैं जो ऊन उत्पादन को लेकर अग्रणी है। उसी तरह से राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे क्षेत्र ऊन को लेकर अधिक उत्पादन का काम कर रहा है। थोड़े बहुत के साथ राजस्थान के दूसरे बेल्ट में भी अधिक ऊन के उत्पादन होते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं रेशमी वस्त्र के तरफ। तीसरा है रेशमी वस्त्र। और रेशमी वस्त्र में मैं आपको बता दूं कि रेशमी वस्त्र दोस्तों ऐसा वस्त्र है जो रेशम की 5 वैरायटी के साथ, हालांकि हम वस्त्र की तो 5 वैरायटी बता रहे हैं, जिसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम वस्त्र,
जूट वस्त्र और कालीन वस्त्र। लेकिन स्पेशली अगर मैं रेशम की बात करूं तो इसके भी अलग से 5 वैरायटी होती है। मैं इनको आपको काउंट करा दूं तो पहला रेशम का की वैरायटी होती है मलबरी रेशम। शहतूत रेशम के नाम से इसको ज्यादा प्रचलन में रखा जाता है। मलबरी प्रकार का रेशम है। दोस्तों अगर इधर हम देखें तो एक आपके मूंगा रेशम है, दूसरा तीसरा आपका ईरी रेशम है, और चौथा जो टसर रेशम है, इसकी 2 वैरायटियां टसर की होती है। एक ओक टसर के नाम से, एक ट्रॉपिकल टसर के नाम से। ये 5 प्रकार के रेशम की वैरायटी होती है दोस्तों। और ऐसा दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत देश होता है, या भारत देश है जो रेशम के 5 प्रकार के उत्पादन को करता है। और मैं बता दूं कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रेशम के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे भी आप आसानी से जान पाएंगे। मैं उस 5 रेशम के वैरायटीज को अलग अलग तरीके से आपको बता रहा हूं, जिसमें मैं बताऊं आपका तो मलबरी रेशम। और रेशम जो है दोस्तों, रेशम में मलबरी रेशम जो है यह बेहद इंपॉर्टेंट रेशम है, क्योंकि रेशम के जो मैंने 5 प्रकार आपको बताया है उसमें मलबरी रेशम कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादित होता है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश राज्य आता है। दोस्तों मैं बता दूं कि कर्नाटक में बंगलुरु शहर रेशम उत्पादन तथा रेशम के कपड़ों के निर्माण को लेकर बहुत ही उत्तम शहर है, बहुत ही अग्रणी शहर है। सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध भारत का बेंगलुरु शहर जो कर्नाटक की राजधानी भी है, वह बेहद भारत और दुनिया में रेशम के उत्पादन को लेकर चर्चित और अग्रणी नगर माना जाता है, अग्रणी शहर माना जाता है। तो दोस्तों ये मलबरी की स्थिति है। और मलबरी में हमेशा, अगर एक लाइन और मैं जोड़ दूं कि 80% मलबरी रेशम का उत्पादन सिर्फ कर्नाटक में किया जाता है। हालांकि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, लेकिन ओवरऑल रेशम के मामले में भी कर्नाटक नंबर 1 और मलबरी प्रकार के रेशम में भी कर्नाटक नंबर 1, यह भी आपको जानना होगा। दोस्तों मलबरी के बाद अगर हम दूसरे रेशम की बात करें तो वो है मूंगा रेशम। और मूंगा रेशम एक जीव है जिससे निर्मित होता है। मूंगा वृक्षों पर रहने वाले ये जीव होते हैं और उसी से जो है कि मूंगा रेशम का निर्माण होता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण आप बात यह जान लीजिए कि मूंगा रेशम के मामले में उत्पादन हो या फिर निर्यात हो, यह सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है और दुनिया में किसी देश में मूंगा रेशम का उत्पादन नहीं होता है। अर्थात भारत इसमें मूंगा के उत्पादन में दुनिया का एक तरफा राज्य है, एक तरफा देश है, जो सिर्फ उत्पादन तथा निर्यात का काम भारत ही करता है। तो इस बात को लेकर भी जान लीजिए। और उसमें भी, भारत में भी अगर बात करें तो भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य है, जिसमें आपका असम हो और मेघालय हो, यह दोनों राज्य मूंगा रेशम के मामले में सबसे अग्रणी प्रदेश हैं, अग्रणी राज्य है। मैं यहां लिखूं तो असम आप देख सकते हैं, असम और यहां मेघालय। दोस्तों ये दोनों राज्य मूंगा उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य हैं, सबसे आगे के राज्य हैं, जिसमें असम का स्थान पहला और मेघालय का स्थान दूसरा है। और मैं बता दूं कि असम का जो असम के टोडा लैंड, असम का जो बोडोलैंड एरिया है, बोडोलैंड, असम का बोडोलैंड एरिया में सर्वाधिक मूंगा का उत्पादन होता है, यह भी आप जान लें। और मूंगा एक अपने आप में ऐसा रेशमी वस्त्र है जिसकी डिमांड भारत में बनी रहती है और कीमती डिमांड बनी रहती है। इस बात का भी अध्ययन आपको करना होगा। दोस्तों अब हम ईरी रेशम की बात करते हैं। तो ईरी रेशम, आपको बता दूं कि ईरी रेशम भारत में रेशम का एक प्रकार है और ईरी रेशम के मामले में भी पूर्वोत्तर भारतीय राज्य सबसे आगे हैं। और ईरी रेशम में भी असम का स्थान पहला
और मेघालय का स्थान दूसरा है। यह भी आप कंफर्म कर लें। असम और मेघालय जो मैं लिखा हूं उसमें आप ईरी रेशम को भी दिखा सकते हैं, तो उसमें भी मेघालय का जो बोडोलैंड एरिया है वह प्रथम स्थान है। सॉरी, असम का बोडोलैंड एरिया है वह प्रथम स्थान है और मेघालय का दूसरा स्थान ईरी रेशम के भी मामले में देखने को मिलता है। दोस्तों मैं बता दूं कि ईरी रेशम अनुसंधान केंद्र यह है मेंदी पाथर, यह आपका मेघालय में है और मेंदी पाथर में ईरी रेशम अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। यहां मैं आपको भारत में रेशमी अनुसंधान केंद्र मैसूर में स्थित है, इस बात का आपको अध्ययन रहना चाहिए कि रेशमी वस्त्र उत्पादन केंद्र या रेशमी अनुसंधान संस्थान ये दोनों भी कर्नाटक राज्य में है, क्योंकि मैसूर भी कर्नाटक का शहर है और बंगलुरु भी कर्नाटक का शहर है। हालांकि बंगाल में भी एक शहर है, खासकर पश्चिम बंगाल में बहरामपुर एक ऐसा जगह है जहां भी रेशम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अर्थात एक अनुसंधान केंद्र मैसूर में कर्नाटक के और एक अनुसंधान केंद्र बहरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जूट वस्त्र उद्योग के रूप में। दोस्तों जूट वस्त्र का उद्योग भारत में एक प्राचीन उद्योग है और इसकी समृद्धि भारतीय विभाजन से पहले कहीं ज्यादा थी। इसमें कहीं ना कहीं आज गिरावट की स्थिति देखने को मिली है, फिर भी आज जूट के मामले में भारत दुनिया में अग्रणी देश है, जबकि बांग्लादेश भी भारत के साथ दूसरे पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन एक घटना, अगर उस घटना के बारे में मैं लगातार बताऊं तो कहीं ना कहीं जूट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी एक मुख्य भूमिका में था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जूट में जब गिरावट आई तो स्पेशली गिरावट इसलिए आई क्योंकि दोस्तों जूट का जो खेती योग्य भूभाग था वह बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और जो जूट के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र थे, खासकर कंपनियां और फैक्ट्रियां थी, वह भारतीय हिस्से में आ गई। अर्थात पश्चिम बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां हुआ करती थी, पश्चिम बंगाल भारत को मिल गया और जहां खेती जूट की ज्यादा होती थी वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान को प्राप्त हो गया। मैं मैप में दर्शाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल है, अगर आप ज्योग्राफी को प्रारंभ से देख पा रहे होंगे तो मैप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और ये दोस्तों आपके जो है कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश का जो बंटवारा है वह पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हुआ था, पाकिस्तान को मिला था। हालांकि बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अपने को स्वतंत्र कर लिए और तब से यह बांग्लादेश के रूप में जाना जा रहा है। तो दोस्तों आज का जो बांग्लादेश का हिस्सा है, इस हिस्से में जूट का खेती योग्य भूभाग अधिक है और जो आज का भारत में पश्चिम बंगाल है इसमें जूट की अधिकांश फैक्ट्रियां हैं। अब बंटवारे के बाद एक समस्या ये आई कि यानी बांग्लादेश के किसान जो जूट का उत्पादन करते थे उनका जूट कच्चे माल के रूप में नहीं बिक सका या नहीं बिक पा रहा होगा, तो वो लोग जूट का खेती करना छोड़ दिए और भारत में फैक्ट्रियों को या कंपनियों को कच्चा माल जूट के रूप में कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था, तो भारत की फैक्ट्रियां भी धीरे धीरे बंद होने लगी। भारत के कारीगर भी जूट की फैक्ट्रियों से अलग होने लगे और मैं बता दूं कि आज भी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, हावड़ा में, रिसरा में इत्यादि क्षेत्रों में जूट की फैक्ट्रियां अधिक मात्रा में हैं और जूट की फैक्ट्रियां जो अधिक मात्रा में हैं उसमें कुछ या तो बंद पड़ी की स्थिति में है या कुछ चालू हालत में है। एक समय वो था जब भारत के हर क्षेत्रों के लोग बंगाल जाते थे, पश्चिम बंगाल जाते थे नौकरी के या रोजगार की तलाश में, जहां जाकर अधिकांश जूट फैक्ट्रियों में, खासकर कह सकते हैं कि जिसे चटकल फैक्ट्रियां कही जाती थी, उसमें अधिकांश लोग काम करते थे। जब आज चटकल फैक्ट्रियां लगातार बंद होने की स्थिति में हैं या दिवालियापन के शिकार में हैं, जिसकी वजह से इन फैक्ट्रियां को लगातार नुकसान हो रहा है और यहां रोजगार की संभावना भी अब नहीं रह गई है।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं जूट भारत की एक अच्छी स्थिति की वस्त्र रही है। हालांकि जूट से जो निर्मित चीजें हैं वो रस्सी के रूप में उसका उपयोग होता है, टाट के रूप में उसका उपयोग होता है, वस्त्र के रूप में उसका उपयोग होता है। क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि भारत में जय गुरुदेव जी एक मुहिम चलाते हैं, जैसे कि उनका एक बहुत बड़ा मुहिम है शाकाहारी बनो नाम से एक मुहिम है। और जितने जय गुरुदेव के लोग होते हैं वह अधिकांशतः जूट के ही वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं, वह स्वदेशी मानते हैं। उससे रोजगार और स्वच्छता तथा कहीं ना कहीं शाकाहारिता की जो भावना है उसमें झलकती है। तो दोस्तों आज भी जय गुरुदेव के लोग जूट के वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें तो भारत जूट उत्पादन के वस्त्रों को लेकर दुनिया में नंबर 1 देश है और कच्चे जूट के उत्पादन में बांग्लादेश नंबर 1 है। बांग्लादेश के पास जूट का दुनिया में सर्वाधिक भूभाग है, जूट उत्पादन का सर्वाधिक भूभाग है। और दुनिया में सबसे अधिक फैक्ट्रियां कहीं हैं जूट को लेकर तो वो भारत में है, पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों यह भी एक वस्त्रोत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था और जो जो जूट के रूप में जाना जाता था। हालांकि समस्त भारत में जो 5 प्रकार के वस्त्रोत्पादन हैं उन्हें मैं पूरी तरह से डिटेल फॉर्म में आपको बता दिया कि उनकी भूमिका कहाँ कहाँ है, वह भारत के किस क्षेत्रों में अपने उत्पादन और अग्रणी भूमिका के रूप में बने हुए हैं, केंद्र के रूप में बने हुए हैं। तो दोस्तों ये आज का जो वीडियो था वो कंप्लीटली ज्योग्राफी दृष्टिकोण से जो भारत में वस्त्रों उत्पादन को लेकर था। अगर किसी प्रकार की और भी आप जानकारी चाहते होंगे दोस्तों तो हमें जरूर से कमेंट करके आप बताएं। अगर हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के डिटेल और गंभीर वीडियो आपको मिलता रहेगा। आपके बेहतर कंटेंट के लिए मैं इसी प्रकार से मेहनत भी करता रहूंगा आपके लिए, ताकि किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे छूट न सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको पूरी तरह से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।